My name is Mohammad Rehan and I am biostatistician and epidemiologist. आज हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं नर्सिंग रिसर्च का, जिसका टॉपिक है रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च हाइपोथेसिस। ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव है। डिस्कस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई वेरिएबल्स इन द स्टडी टू फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेट नल हाइपोथेसिस एंड टेस्ट टेस्टेबल रिसर्च हाइपोथेसिस विच इज टू बी आंसर स्टैटिस्टिकली। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव होगा। स्टार्ट करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के डेफिनेशन के साथ। तो रिसर्च प्रॉब्लम एक ऐसी स्टेटमेंट है जो रिसर्च के अंदर जो है ना आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो कंसर्न है। तो वो जो स्टेटमेंट है वो रिसर्च जो है वो इसलिए की जाती है ताकि वो जो प्रॉब्लम है उसको रिफाइन किया जा सके या उस प्रॉब्लम का कोई हल निकाला जा सके, या फिर जो है वो इस स्टडी के जरिए जो है वो कोई न्यू नॉलेज जनरेट की जा सके आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। तो यूजुअली जो है ना हम रिसर्च इसीलिए करते हैं ताकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और ऐसी नॉलेज जनरेट करें जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो नर्सिंग के लिए, जिसको यूज करते हुए जो है वो नर्सेज जो है ना इम्प्रूव प्रैक्टिस करें। रिसर्च प्रॉब्लम बनाने का एक तरीकेकार होता है, एक प्रोसेस होता है। आपको उस प्रोसेस के ऊपर चल के जो है वो अपना रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होती है वो डिजाइन करनी होती है। तो सबसे पहले आप एक ब्रॉड एरिया, अपना स्पेसिफिक ब्रॉड एरिया सेलेक्ट करते हो रिसर्च का, और फिर उस पे आप लिटरेचर रिव्यू करके उसमें गैप तलाश करते हो, और फिर वो जो गैप आपको मिलता है रिसर्च प्रॉब्लम का उसको आप चेक करते हो कि क्या वो जो गैप है वो अगर सॉल्व होगा तो उससे कोई नर्सिंग के लिए कोई न्यू नॉलेज जनरेट होगी या नर्सिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आएगी। तो ये आप चेक करते हो, और फिर लास्ट में आप ये चेक करते हो कि वो जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए फिजिबल है या नहीं है। मतलब उसको स्टडी करना आपके लिए फिजिबल है टाइम के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से और इथिकल कंसिडरेशन के हवाले से, और आपके साथ जो डेटा आपको कितना इजीली मिलेगा, इस ये सारी चीजें देखते हुए जो है वो आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम को जो है वो जनरेट करते हो। हाइपोथेसिस जब आप जनरेट करते हो तो हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए आपको एटलीस्ट दो वेरिएबल और पॉपुलेशन चाहिए होती है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। दो किस्म के वेरिएबल्स होते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असरअंदाज होता है। मतलब यूजुअली जो है ना हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर, और ऑब्जर्वेशन स्टडी के अंदर जो है वो उसको ऑब्जर्व करते हैं जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और उसको चेक करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो की वजह से जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये चेक करना चाह रहे हो कि सॉल्ट फ्री डाइट देने से जो है वो हाइपरटेंशन में कोई फर्क आता है या नहीं आता। तो सॉल्ट फ्री डाइट जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और हाइपरटेंशन जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो रिसर्च क्वेश्चन जो है वो आपका, आप रिसर्च के इंट्रोडक्शन के अंदर जो है रिसर्च क्वेश्चन के भी एक हेडिंग को जो है ना आप डिफाइन करते हो जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो अपने रिसर्च के साइनॉप्सिस के लिए, रिसर्च प्रपोजल के लिए। तो रिसर्च क्वेश्चन जो है वो आपका गाइड करता है कि आपका रिसर्च डिजाइन क्या होगा और रिसर्च की मेथोडोलॉजी क्या होगी। तो रिसर्च क्वेश्चन डिजाइन करने के दो तरीके कार हैं, एक पीको कहलाता है, एक आपका फाइनर कहलाता है। तो पीको में PICO, ये अलग अलग वर्ड्स हैं। ये इसका पीको एक फ्रेमवर्क है आपका रिसर्च क्वेश्चन डिजाइन करने का, जिसमें पी का मतलब है पॉपुलेशन, आई का मतलब इंटरवेंशन और सी मतलब कंपैरिजन और ओ मतलब आउटकम। जब भी आप रिसर्च क्वेश्चन को जब डिजाइन करते हो तो आप या तो पीको का क्राइटेरिया फॉलो करते हो या फाइनल का क्राइटेरिया फॉलो करते हो। तो पॉपुलेशन मतलब द ग्रुप और पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्डरली पॉपुलेशन विद हाइपरटेंशन आप सेलेक्ट करते हो, या फिर आप जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन सेलेक्ट करते हो, या फिर चाइल्ड विद द एज ऑफ 12 to 13 मंथ आप सेलेक्ट करते हो, चाइल्ड विद द एज ऑफ 1 to 5 year आप सेलेक्ट करते हो। तो वो आपकी पॉपुलेशन होती है। इंटरवेंशन कोई ट्रीटमेंट भी हो सकता है, प्रोसीजर भी हो सकता है, या फिर जो भी एक्शन है जो आप परफॉर्म कर रहे हो अपने पॉपुलेशन पे, वो इंटरवेंशन होता है। कंपैरिजन आपका कंपैरिजन ग्रुप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो किस्म के इंडिविजुअल्स हैं, दो ग्रुप्स हैं, एक के ऊपर आप एक को सॉल्ट फ्री डाइट दे रहे हो, एक को आप नॉर्मल जो यूजुअल डाइट होती है वो दे रहे होते हो। तो वो कंपैरिजन ग्रुप होता है जिसको आप यूजुअल नॉर्मल डाइट दे रहे होते हो। और जो इंटरवेंशन वाली डाइट है हमारे पास,
उसके साथ हम जो ना सॉल्ट फ्री डाइट को जो है वो नॉर्मल डाइट के साथ कंपेयर करवाते हैं। तो कंपैरिजन होना चाहिए आपका। आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटकम, जैसे फॉर एग्जांपल आप हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को जो है वो सॉल्ट फ्री डाइट दे रहे हो, तो आपका एक्सपेक्टेड आउटकम जो है वो हाइपरटेंशन का इंप्रूव होना है, मतलब ब्लड प्रेशर का इंप्रूव होना है, तो ये आपका आउटकम कहलाता है। तो एग्जाम्पल यहाँ गिवन है। इस एग्जाम्पल के अंदर PICO सबको फॉलो करके रिसर्च क्वेश्चन बनाया गया कि इन एडल्टली पेशेंट विद हाइपरटेंशन, ये हमारा पॉपुलेशन है, डज अ सॉल्ट लो सॉल्ट डाइट, या आपकी इंटरवेंशन है, कंपेयर टू नो डाइटरी मॉडिफिकेशन, ये कंपेरिजन, वो इंटरवेंशन था, ये कंपेरिजन है, एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ये आपका आउटकम है। तो इस क्वेश्चन को बनाने में हमने पीको का क्राइटेरिया को फॉलो किया हुआ है। तो पी पॉपुलेशन आपकी एडल्टली पेशेंट विद हाइपरटेंशन है, इंटरवेंशन आपका लो सोडियम डाइट है, कंपैरिजन आपका नो डाइटरी मॉडिफिकेशन है, और आउटकम आपका रिड्यूस ब्लड प्रेशर है। एक और क्राइटेरिया है फाइनर का क्राइटेरिया, जिसमें एफ का मतलब फिजिबल होता है, आई मतलब इंटरेस्टिंग होता है, नो एन मतलब नोबल होता है, ई मतलब इथिकल, और आर मतलब रेलेवेंट। तो जो आप रिसर्च स्टडी कर रहे हो, क्या वो आपके लिए टाइम, बजट और रिसोर्सेज के हवाले से फिजिबल है? क्या वो आपके लिए और स्टेक होल्डर के लिए इंटरेस्टेड है? क्या वो कोई नई नॉलेज जनरेट करेगा? क्या वो इथिकली कंसिडरेबल है? या फिर जो है वो आप जिस फील्ड से स्टडी कर रहे हो उसके साथ वो रिलेवेंट है? तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है फाइनेंस से रिलेटेड, कि डज अ लो सोडियम डाइट इंप्रूव ब्लड प्रेशर इन एडल्टली पेशेंट विद हाइपरटेंशन? तो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपके पास ये रिसर्च करने के लिए, तो फिजिबल होगा। और इसके अलावा जो है वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस फॉर हाइपरटेंशन जो है वो है या नहीं है, तो वो इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है ना? कितना सिग्निफिकेंस होगा तो उसके मुताबिक वो इंटरेस्टिंग होगा। क्या उसके उससे कोई न्यू नॉलेज जनरेट होगी बिल्ड ऑन डाइट एंड हाइपरटेंशन रिसर्च, तो वो नेवर नेवर होगा। और कंसर्न आप लेते हैं और वो डाइटरी अप्रोच जो है वो सेफ है, तो ये एथिकल होगा। और डायरेक्टली अप्लीकेबल टू एडल्टली हेल्थ केयर के हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो यह हमारा रेलेवेंट हुआ। अब बात करते हैं हाइपोथेसिस की। तो हाइपोथेसिस आपकी ऐसी स्टेटमेंट होती है जो बाद में हमारे रिसर्च के अंदर गाइड करती है कि हमें इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाना चाहिए। तो वो आपका रिसर्च हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट होती है, वो डिफाइन करती है। अब दो किस्म के हाइपोथेसिस होते हैं, एक आपका नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस आपका ये बताता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो उससे कोई चेंज नहीं आएगा। वो एक स्टेटमेंट होती है जो बताती है कि यार ये रिसर्च करने से कोई चेंज नहीं आता। तो आ स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन दैट डिक्लेयर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एज अ रिजल्ट ऑफ रिसीविंग द इंटरवेंशन और नॉट रिसीविंग द इंटरवेंशन, मतलब ये कि देयर विल बी नो चेंज इन हाइपरटेंशन यूजिंग सॉल्ट फ्री डाइट और ना यूजुअल डाइट। तो ये आपकी नल हाइपोथेसिस होगी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ना ये बताती है कि आपके इंटरवेंशन से कोई चेंज आएगा। अब ये भी दो किस्म की होती है जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। अगर वो ये बताती है कि इससे सॉल्ट फ्री डाइट को यूज करने से जो है वो आपके हाइपरटेंशन में चेंज आएगा, डायरेक्शन नहीं बता रहा, सिर्फ ये कहता है कि चेंज आएगा, तो फिर वो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है। और अगर ये कहता है कि सॉल्ट फ्री डाइट यूज करने से हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर आपका कम होगा, तो ये आपकी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है। कम होगा या ज्यादा होगा, जो भी स्टेटमेंट होती है, तो वो डायरेक्शन बताती है कि इंटरवेंशन करने से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज किस डायरेक्शन में आएगा, लोअर डायरेक्शन में या अपर डायरेक्शन में, तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये स्टेटमेंट होती है। तो स्टेटमेंट गिवन है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के लिए देयर इज अ डिफरेंस इन स्ट्रेस लेवल बिटवीन इंडिविजुअल हु प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड दोज हु डू नॉट। ये आपकी नॉन डायरेक्शनल थी। और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की एग्जांपल है कि इंडिविजुअल हु प्रैक्टिस मेडिटेशन विल हैव लोअर स्ट्रेस लेवल देन दोज हु डू नॉट। तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस दो किस्म की होती हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स में हमने डिटेल में इसको पढ़ा भी है और मेरी वीडियो इसके गिवन है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस सिर्फ आपको ये बताता है कि डेटा को समराइज कैसे करना है, उसका सेंट्रल पॉइंट क्या होगा, डेटा के अंदर वेरिएशन कितनी है। इन्फ्रेंशियल एनालिसिस के अंदर जो है ना हम मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट लगाते हैं। कुछ पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, कुछ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट हम तब लगाते हैं जब डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम तब लगाते हैं जब आपका डेटा जो है वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आपके पास इन्फ्रेंशियल टेस्ट मौजूद हैं। मैंने सब पे वीडियोस बनाई हुई है, तो आप बाकी वीडियोस में वो देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट को, कि उनके अजम्पशंस क्या होते हैं, उन्हें कब अप्लाई करते हैं और उनके रिजल्ट्स किस तरीके से लिखता है। तो ये हम मैंने पहले ही बात कर ली।
तो पैरामेट्रिक की हमने बात कर ली कि यार पैरामेट्रिक टेस्ट उन डेटा पे लगाया जाता है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट उस डेटा पे लगाया जाता है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। वेरिएबल्स जब आप एनालिसिस करते हो तो आपकी वेरिएबल की तादाद के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ किस्म की एनालिसिस होती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एट अ टाइम आप एक वेरिएबल को यूज कर रहे हो, उस पर एनालिसिस कर रहे हो, तो वो यूनिवेरिएट एनालिसिस कहलाता है। एट अ टाइम आप दो डिपेंडेंट वेरिएबल को यूज करके जो है वो एनालिसिस कर रहे हो तो बाईवेरिएट एनालिसिस कहलाता है। और एट अ टाइम आप मल्टीपल वेरिएबल्स यूज करके उस पर एनालिसिस कर रहे हैं तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस कहलाता है। ये हमारे आज के रेफरेंसेस हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।